नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं रुपेश गुप्ता। 7 मई को छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होनी है और इसमें से कोरबा की वो लोकसभा सीट भी शामिल है जिसको कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में जीता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज सरोज पांडे को मैदान में उतारा है। तो एक तरफ सरोज पांडे हैं और दूसरी तरफ मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत। दोनों के बीच में दिलचस्प लड़ाई बताई जा रही है और ये वो सीट है जहां पर बताया जा रहा है कि मुकाबला कांटे का है। लेकिन कप्तान कौन बनेगा, इसको लेकर के सवाल है। सवाल का जवाब 4 जून को मिलेगा, लेकिन उससे पहले 7 मई को मतदाता ये तय कर लेंगे कि उनका कप्तान कौन है। बहरहाल ये रिपोर्ट देखिए और इसी पर आज चर्चा करेंगे। अभी आपकी सांसद लापता सांसद के नाम से जाना जाए। आप लोग समझते हो कि वो संसद में रहती होगी। संसद में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मालूम नहीं है कहाँ पर। देश के 543 और छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा क्षेत्र में से एक कोरबा लोकसभा क्षेत्र है। यह लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इसके बाद 2009 में यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। तब कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी के चरण दास महंत कोरबा लोकसभा सीट के पहले सांसद बने। फिर 2014 में बीजेपी के डॉक्टर बंशीलाल महतो और 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ज्योत्सना महंत यहाँ से जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। तो 2024 में सीट पर वापस अपना कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह कोरबा में आकर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की जनता से अपील कर रहे हैं। अभी आपकी सांसद लापता सांसद के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझते हो कि वो संसद में रहती होगी। संसद में भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, मालूम नहीं है कहाँ पर। हमें नहीं मालूम है कहाँ। मगर सरोज बहन को चुनकर देखो, आप परेशान हो जाओगे कि हर बार गांव में क्यों आ जाती है। इतनी बार आपकी समस्याओं का समाधान करेगी। ये कहते हैं कि हमारा इनसे पारिवारिक रिश्ता है। मैं पूछती हूँ कहाँ पारिवारिक रिश्ता है? जनता के लिए ये क्या करते हैं? क्षेत्र में 20-25 वर्षों में इनके पति की भी उपलब्धि पूछती हूँ कि क्या उपलब्धि है। यहाँ पे प्यारेलाल कंवर जी का नाम था, वहाँ पे उनको हटा के अपने पिता का नाम दिया। तो जैसा कांग्रेस पार्टी की रीति नीति रही है कि ऊपर में गांधी परिवार तो नीचे महंत परिवार। इस सीट पर इस बार 2 महिला दिग्गज नेताओं के बीच सीधी टक्कर है। जहां कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के सामने बीजेपी ने फायर ब्रांड नेता सरोज पांडे को मैदान में उतारा है, जिसके बाद सीट पर जीत को लेकर दावे जारी हैं। सारा समीकरण यह कहता है कि कोरबा में भारतीय जनता पार्टी की सरोज पांडे जी की जीत सुनिश्चित है और मोदी जी की जो विजयश्री में जो 11 फूलों की माला डाली जाएगी उसमें कोरबा का नंबर प्रथम रहेगा। इसलिए कोरबा की जीत निश्चित है, उसमें कोई संशय नहीं है। कोरबा लोकसभा चुनाव को हम अच्छे मार्जिन के साथ रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। बीते 5 वर्ष में ज्योत्सना महंत जी ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए अच्छा काम किए हैं। जनता के भी निरंतर संपर्क में रहे। जनता का विश्वास और भरोसा ज्योत्सना महंत जी के ऊपर में है और कांग्रेस के 5 न्याय और गारंटियां पूरे प्रदेश में महिलाओं में उत्साह बढ़ा रही है। कोरबा की जनता भी भरोसा कर रही है और भाजपा ने जिसे प्रत्याशी उतारा है उसके खिलाफ भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं में ही आक्रोश है। और इस बार ज्योत्सना महंत जी कोरबा लोकसभा सीट में पिछले बार के जो जीत के अंतर है उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अधिक मतों से वहां जीत दर्ज कराएंगे। साल 2018 में कोरबा लोकसभा सीट के गठन के बाद इस सीट पर अब तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब देखना होगा कि कोरबा सीट पर चौथे चुनाव में कौन सा दल परचम लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरबा का कप्तान कौन, इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ परेश बागबहरा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक। हमारे साथ नितिन भंसाली हैं, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता। और हमारे साथ बिलासपुर से वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परेश जी आपके पास चलूंगा। 3 बार वहां चुनाव हुए हैं और 3 बार में से 2 बार महंत परिवार की जीत हुई है।
एक तरह से इससे पहले भी जांजगीर चांपा जब सीट थी तब भी लगातार चरणदास महंत वहां से जीतते आए हैं। तो पूरे प्रदेश में देखें तो यही एकमात्र सीट है जिसको अगर रिकॉर्ड वाइज देखा जाए तो कांग्रेस मजबूत नजर आती है रिकॉर्ड के नजरिए से। देखिए, वहां की जमीनी हकीकत अलग है। अभी जो 10 साल का कार्यकाल आदरणीय मोदी जी का गुजरा है और जिस तरीके से नीचे तक गरीबों के घर तक हर प्रकार की सुविधा उन्होंने पहुंचाई है, चाहे वो शौचालय का मामला हो, चाहे नल कलेक्शन का मामला हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना का मामला हो, चाहे उनका मकान बनाने की योजना हो जिसको कांग्रेस ने 18 लाख मकान रोक लिया था, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचाने का मामला हो, चाहे फ्री वैक्सीन लगवाने का मामला हो, और लोगों के मन में, गरीबों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा किया है। और जो लगभग 60 करोड़ लोग जो अर्थतंत्र से बाहर हो गए थे, उनका बैंक अकाउंट खुलवा करके उनको साथ में जोड़ा और लगभग 34 लाख करोड़ रुपया लोगों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया। इस कारण से कोई वहां पर परिवारवाद या इस प्रकार की बात नहीं है, बल्कि लोग ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका रिजल्ट ला करके देते हैं। इस कारण वहां पर कैंडिडेट तो ठीक है, आदरणीय सरोज पांडे जी फायर ब्रांड नेता है, बहुत सक्रिय नेता है, जागृत नेता है, वो तो उनका प्लस पॉइंट है ही, लेकिन लोग मोदी जी को फिर से तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। इस कारण से इस बार वहां भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। नितिन भंसाली जी, सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा जिस तरह से कई कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों ने कैंपेन चलाया कि सांसद लापता है, सांसद निष्क्रिय है, अब यहां पे भारतीय जनता पार्टी वही कैंपेन चला रही है कि सांसद लापता है। दूसरी चीज कि सरोज पांडे जैसी धाकड़ नेता को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो आपको लगता है कि जो परंपरागत सीट कांग्रेस की कही जा सकती है या परंपरागत तौर से मजबूत सीट कही जा सकती है, वहां पे इस बार वैसी संभावनाएं नहीं है? धाकड़ नेता जिस शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं, धाकड़ नेता नहीं है। आप भी धाकड़ नेता हैं। धाकड़ नेता बीजेपी के लिए होंगे, जनता के लिए कोई धाकड़ नेता नहीं है। ये तो पैरासूट लैंडिंग करवा दी है वहां पे कोरबा में, बलि का बकरा बना दिया है। मैं तो ये कहूंगा ज्योत्सना महंत एक पढ़ी लिखी, एक व्यवस्थित प्रत्याशी है, लोकप्रिय प्रत्याशी है, जो लगातार वहां से जनता के संपर्क में रही है। डोर टू डोर पब्लिक वहां उन्हें जानती है और महिलाओं में खास करके उनकी एक अलग पहचान है। तो इन सब चीजों को लेकर 10 वर्षों की इनकी वादा खिलाफी, इनके जुमलों को लेकर जो है हम हमारे इलेक्शन कैंपेन में हैं। लगातार ज्योत्सना महंत जी ने वहां पर आम जनता के बीच रहकर कार्य किया है, संसद में लगातार अपनी मजबूत आवाज के साथ अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। जिस प्रकार अमित भाई शाह, नड्डा जी और बहुत सारे नेता लगातार कोरबा की ओर काफी इनके हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने वाली है। ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। परेश भागवर जी कह रहे थे कि हम चुनाव जीत रहे हैं, ये विश्वास अच्छी बात है, अति आत्मविश्वास बुरी बात है। हम हर चुनाव को, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, पंच का हो, नगरीय निकाय का हो, विधानसभा का हो कि लोकसभा का हो, चुनौती मानकर लड़ते हैं और हम चुनौती मानकर हमारा कार्यकर्ता हर चुनाव को गंभीरता से लड़ता है। ठीक है, और गंभीरता से हम लड़ रहे हैं और नतीजे देखिएगा 100%। रुद्र अवस्थी जी पिछले मार्जिन से ज्यादा वोटों से जीतेगी। ये सीट हमारे पास थी और निश्चित तौर पर हमारे। रुद्र अवस्थी जी, जिस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, इन दावों से के बीच में ही यह चुनाव हो रहा है, क्या है जमीनी हकीकत की बात की जाए तो परिस्थितियां किस तरह सी हैं? बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, उनका चेहरा उनके साथ है, सरोज पांडे जैसी नेता है। कांग्रेस कह रही है कि परंपरागत रूप से वो मजबूत इलाका रहा है कांग्रेस के लिए। और दूसरी बात कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता वहां पे जा रहे हैं, ऐसा नितिन बंसाली कह रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं दिखाता है कि यह सीट फंसी हुई है। देखिए, मुझे लगता है कि एक समीक्षक के नाते अगर इस कोरबा लोकसभा सीट के चुनाव को देखा जाए तो चुनाव बहुत दिलचस्प है। तो दिलचस्प होने के कई कारण हैं। एक तो यह है कि पिछले जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय भी प्रदेश में और देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी की एक तरह की लहर थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की कहें तो 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीती थी। लेकिन उस समय कोरबा सीट को कांग्रेस ने जीती थी और यहाँ पर डॉक्टर चरणदास महंत भी पहले सांसद रह चुके हैं और वो वहां पे उनकी सक्रियता और रही है। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है।
दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने फायरब्रांड नेता को यहाँ पर मैदान में उतारा है, उससे भी ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। जैसी ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी यहाँ पर जिस तरह की ताकत लगा रही है, उससे लगता है कि ये इस चुनाव में उन्हें भी ये तो समझ में आ रहा है कि ये चुनाव को जीतने के लिए हमें अधिक ताकत लगानी पड़ेगी। आज जिस तरह के यहाँ जो अमित शाह जी का दौरा हुआ और जो सफल दौरा रहा, जिस तरह की बातें इस उनके दौरे के बाद भी सामने आ रही है, इसका प्रभाव निश्चित रूप से आने वाले समय में नजर आएगा। जहां तक सवाल है कि यहाँ देखा जाए तो सरगुजा का भी एक क्षेत्र आता है, दूसरी तरफ ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर एक जो पालीतानाखार सीट है उससे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और कोरिया जिले के कुछ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एमएलए है अभी यहाँ पालीतानाखार जो विधानसभा सीट से, और इस जो कोरिया जिले का क्षेत्र आता है वहां भी इनका प्रभाव है। ऐसे में ये चुनाव प्रभाव है, जाहिर तौर पे काफी वोट मिले थे जी, वो नजर आएगा कि इन सब को मिलाकर किस तरह के समीकरण बन रहे हैं। जमीन पर दोनों के दावे हैं और दोनों की जो मुद्दे हैं और तैयारियां जो दिख रही हैं, उसे ये देखकर भी अभी भी कहा जा सकता है ये चुनाव वहां का बहुत दिलचस्प है। अच्छा, एक चीज और समझना चाहूंगा, जो कोरबा का क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां भाजपा की मजबूत पकड़ रही है किसी भी लोकसभा चुनाव की बात की जाए, और जो आदिवासी अंचल है वहां पर चरणदास महंत और उनके परिवार को अच्छा खासा वोट मिलता रहा है और उसी की बदौलत वो जीतते आए हैं। तो जैसा कि आप इशारा करें, गोंडवाना का रोल काफी अहम हो जाता है इस चुनाव में, खास तौर से क्योंकि उनके प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो क्या लग रहा है, गोंडवाना वहां पे वैसी ताकत दिखा रहा है, गोंडवाना की वैसी उपस्थिति है जैसे विधानसभा में थी? क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है? क्योंकि जाहिर तौर पर ज्यादातर वोट ये माना जाता है कि अगर गोंडवाना को नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस के खाते में जाता है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का जो अब तक का जो चुनाव में रुख दिखाई देता है, उनका प्रभाव दिखाई देता है, उससे अगर देखें, उसका अध्ययन करें तो ये चीज समझ में आती है कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो इनका असर अधिक होता है और वो ज्यादा सघनता से लोगों के बीच पहुंचते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में ज्यादातर मुद्दे पार्टी स्तर पे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, और इस चुनाव में वो ये तो कहा जा सकता है कि जैसे उनका जो कैंपेन चल रहा है और उसमें अगर आपने ये जो बात कही कि अगर उसका वोट जो है वो लोगों के बीच नहीं पहुंच पाएंगे या अपने तरफ नहीं कर पाएंगे, उस स्थिति में उसका झुकाव आदिवासी समाज के बीच कांग्रेस के तरफ जाएगा। इसका ऐसा मानने वाले लोग भी ज्यादा हैं। और इस चुनाव में जहां तक राष्ट्रीय स्तर की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों की तरह कोरबा में भी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है उसका भी असर होगा। तो इसमें जो नतीजे हैं इस बार वो दिलचस्प हो सकते हैं जाहिर तौर पे। और देखना यह भी होगा कि किसके वोटर्स ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि इस चुनाव में दो चरणों में हमने देखा है कि वोटर्स को निकालना भी एक बड़ा इम्तिहान है। परेश बागवानी जी, आपके पास आऊंगा कि जिस तरह से शहरी इलाकों में आपको बढ़त मिलती है, लेकिन जो खासतौर से पालीतानाखार हो गया, खासतौर से कोरिया का जो भरतपुर सोनहत वाला इलाका हो गया, या फिर जो तीसरा इलाका पेंड्रा का हो गया, जहां पहले अजीत जोगी के रहते हुए कांग्रेस को मिला करते थे वोट, या फिर उनकी पार्टी को मिले, यहां को लेकर के आप लोगों ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और यहां को लेकर के आपका क्या आकलन है? देखिए, क्या है कि जो हमारा संगठन है, नीचे स्तर तक पन्ना प्रभारी से लेकर के पोलिंग बूथ से लेकर के जो वो सेक्टर है, ये सारे जो वर्कर हैं वो अपना पूरे उत्साह के साथ मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जी जान लगा के वहां पर लगे हुए हैं। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, इसी कारण से यहाँ पर राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पिछले बार भी 11 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी और बहुत सारे ग्रामीण इलाकों से जीती थी। लेकिन जहां तक आप आदिवासियों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में जो आदिवासी वोट है वो मुख्य रूप से
भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और प्रदेश का भी मुख्यमंत्री एक जो है आदिवासी को पहले बार बनाया है। और जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, चाहे उनके मकान बनाने का काम हो, चाहे राशन पहुंचाने का काम हो। ठीक है परेश जी, शहरी इलाकों में जिस तरह से नितिन भंसाली जी आपकी पार्टी कमजोर रही है हर चुनाव में, जब जयसिंह अग्रवाल होते हैं कोरबा में तो वो जीत जाते हैं, उनकी पत्नी मेयर का चुनाव लड़ती हैं तो वहां पे जीत जाती है कांग्रेस, लोकसभा में क्यों हार जाती है? और क्या यही वजह है कि जयसिंह अग्रवाल को पिछले कुछ दिनों में जो कार्यक्रम हुए थे उसमें मंच पर जगह नहीं दी गई, अलग से उनको चेयर लगानी पड़ी? ऐसी कोई भी बात नहीं है, मंच पे जगह नहीं दी गई है, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बार बार इस तरीके के मुद्दे बनाकर ध्यान भटकाने की कोशिश होती है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इस बात का मैं बिल्कुल खंडन करूंगा। ये कह रहे थे पन्ना प्रभारी हैं, वो पन्ने सब इनके वो हो गए हैं, कोरे पन्ने हो गए हैं। और ये बार बार इनके प्रवक्ता टीवी चैनल्स में आज तीसरी डिबेट में बैठ रहा हूँ, बोलते हैं 11 फूलों की माला पहनाएंगे मोदी जी को। फूल मुरझा चुके हैं उस माला के, कौन सी माला का उसमें कौन सी फूलों की माला पहनाएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। कल खड़गे जी ने भी कहा कि पंजे को वोट दीजिएगा, कमल को मत दीजिएगा, कमल को सुबह तोड़ते हैं तो शाम को मुरझा जाता है। तो जनता जो है वो समझदार है, और जिस प्रकार का जातिगत समीकरण भी है, शहरी वोटर्स को कैसे साधेंगे सर? शहरी वोटर भी साधेंगे। 10 साल का हिसाब मांग रही है जनता। 10 साल हो गया, एक दशक। 10 सालों में इनसे जब भी कुछ पूछा तो इन्होंने नेहरू को जिम्मेदार बताया, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए, खोखले वादे किए, सरपट मालगाड़ियां कोयला लोड होकर यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया जाता है, जिसका मुद्दा ज्योत्सना महंत जी ने लोकसभा में भी उठाया था। तो बहुत से ऐसे मुद्दे, महंगाई है, बेरोजगारी है, और जैसा एक फैक्टर बता दूं आपको, तो मोदी इस चुनाव में कहीं पे भी मोदी लहर नजर नहीं आ रही है। जनता 10 सालों की वादा खिलाफी का जवाब मांग रही है। चलिए कोरबा लोग दे दीजिए, ये तो कह रहे हैं कि जनता जो है में मोदी लहर नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। बात है कि कोरबा लोकसभा में स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध है सरोज पांडे के नाम पर। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात इन्होंने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है, और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी में यह चर्चा चूंकि बार बार हो रही है, बार बार ये खबरें आ रही हैं कि बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से जो वहां के बीजेपी के नेता है वो असहज महसूस कर रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात? ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है, क्योंकि लगता है कि अब क्योंकि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो ये तो बोल ही नहीं सकते कि मोदी लहर वहाँ पर दिख रही है, क्योंकि वास्तव में जो लोग ये भी शायद दिल से नहीं कह रहे हैं, अपने क्योंकि डिबेट में बोलना है इस कारण बोल रहे हैं, इनको भी मोदी लहर दिख रही है। और इनको भी मालूम है कि इस बार इनके पूरे देश में 40 से ज़्यादा सीट आने वाली नहीं है। अभी 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें 140 से ज़्यादा सीट जो है एनडीए जीतने वाली है। और भाजपा साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ, लिख लीजिए आप, साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ होने जा रही है। यही है बौखलाहट कि आप लोग जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर कभी आरक्षण पर, कभी किसी पर, कभी किसी पर, कभी 370 पर, कभी इसी प्रभु राम के नाम पर वोट मांगने का प्रयास कर। रुद्र जी आपके पास आऊंगा कि क्या लगता है आपको, जिन मुद्दों की चर्चा नितिन भंसाली कर रहे थे, जिन मुद्दों की चर्चा, जिन कामों का जिक्र परेश बागबहरा जी कर रहे थे, जो खासतौर से आदिवासी इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हैं, वहां पर इन मुद्दों की चर्चा है और ये वोट दिलाने या न दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है? देखिए, लोकसभा में जो चुनाव होता है वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ज्यादा लड़ा जाता है, राष्ट्रीय नेता के चेहरे के आधार पर लड़ा जाता है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या जो उम्मीदवार है उसकी कोई अहमियत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लोग उम्मीदवार को भी देखते हैं और उसके साथ ही कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। जब भी हम लोग दौरे पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग ज्यादातर जो अपनी सुविधाएं हैं, जो अपनी उनके जो सहूलियतों को लेकर, उनके विकास को लेकर जो बात है वो भी करते हैं। और जहां तक बात है विकास को लेकर अगर बात करें, तो मुझे भी कई बार लगता है कि क्या चर्चा इस बात की होनी चाहिए, नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए कि जब भी चुनाव होता है हम ये कहते हैं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है। तो त्योहार तो मतदाता के लिए ये है कि उसके लिए एक अवसर है कि 5 साल तक जो लोग चुनकर जाते हैं वो अगर उनके साथ आते हैं या नहीं आते हैं, उनकी चिंता करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम ये चुनाव के समय तो उनके बीच जाते हैं, इसलिए उनके साथ ही तो ये सवाल
पूछा जाना चाहिए और ये सवाल भी उठना चाहिए कि क्या विकास को लेकर उन्होंने पिछले 5 सालों में और उसके 10 सालों में या उसके और जाहिर तौर पे सवाल पूछना चाहिए नेताओं से, सवाल पूछना चाहिए उन लोगों से जिन लोगों को चुना गया है, और जनता जब सवाल पूछेगी तो बात मुद्दों की होगी, बात विकास की होगी। लेकिन देखना यह भी होगा कि दरअसल कोरबा का जो कप्तान है वो कप्तान किस आधार पर बनता है, किसी मुद्दे के आधार पर बनता है या किसी चेहरे के आधार पर बनता है या फिर कोई और फैक्टर काम करता है, क्योंकि कोरबा की जुड़ाई है वो बहुत दिलचस्प है। बहुत बहुत शुक्रिया रुद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया परेश जी, आप तीनों का इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।